नमस्कार। मैं राजकीय महाविद्यालय अजमेर के भौतिक विभाग से थर्ड ईयर के सेक्शन सी और ऑनर्स क्लास के व्याख्यान के लिए प्रस्तुत हूँ। हम फिजिक्स के फर्स्ट पेपर क्वांटम यांत्रिकी में कल कॉम्पटन प्रभाव का अध्ययन किए थे और उसमें मैंने बताया था कि कॉम्पटन प्रभाव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पार्टिकल नेचर को रिवील करता है। साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक्स ने जो प्लैंक हाइपोथेसिस दिया उसका सर्वप्रथम प्रयोग प्रकाश विद्युत प्रभाव में किया गया। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की गई। तदुपरांत कॉम्पटन ने इस पार्टिकल नेचर को स्थापित किया। कल हमने ये सिद्ध कर दिया था कि स्कैटर्ड फोटोन की जो तरंग दैर्ध्य है वह तरंग दैर्ध्य इंसिडेंट फोटोन की तरंग दैर्ध्य से ज़्यादा होती है। अब उससे कॉम्पटन शिफ्ट की एक्सप्रेशन ड्राइव कर ली थी और कॉम्पटन शिफ्ट की जो एक्सप्रेशन ड्राइव की थी उसमें रिजल्ट आए थे डी लैम्डा इज इक्वल्स टू 2h/m0c साइन स्क्वायर θ/2 और उसमें मैंने बताया था लैम्डा डैश का मान लैम्डा से ज़्यादा होगा। कॉम्पटन शिफ्ट का मान थीटा पर निर्भर करेगा। कॉम्पटन शिफ्ट का मान इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं करेगा। और यदि हम स्कैटरिंग एंगल 0 से 180 डिग्री तक घुमाएं तो वेवलेंथ में जो चेंज है वो 0 से 0.048 एंगस्ट्रॉम तक होता है। कल हमने जो तीसरा समीकरण स्थापित किया था 1/ν डैश माइनस 1/ν इज इक्वल्स टू h1 - cos θ/m0c स्क्वायर, हम इस समीकरण से न्यू डैश और न्यू में रिलेशन प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा 1/ν डैश इज इक्वल्स टू दिस वन और इस प्रकार से मैंने न्यू डैश के लिए समीकरण लिखा है m0c स्क्वायर न्यू अपॉन m0c स्क्वायर प्लस h/1 - cos θ। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को m0c स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है तो रिलेशन आ गया है न्यू डैश इज इक्वल्स टू न्यू अपॉन 1 प्लस h/m0c स्क्वायर 1 - cos θ। h/न्यू इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है जबकि m0c स्क्वायर इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास एनर्जी है और इस एनर्जी के रेशो को मैंने एक कांस्टेंट से डिफाइन कर दिया है जिसको मैंने अल्फ़ा कहा है। देयरफॉर न्यू डैश इज इक्वल्स टू न्यू अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा 1 - cos θ। तो रिजल्ट क्या निकलता है न्यू डैश इज इक्वल्स टू न्यू, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन इज़ लोअर दैन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। अब अपने इस प्रॉब्लम में परीक्षाओं में कई प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए हैं। 4-5 प्रश्न हैं जो पिछले वर्षों में पूछे जाते रहते हैं। मैंने उन सब का समावेशन का प्रयास किया है। पहला प्रश्न है एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन निकालें। तो देखिएगा इंसिडेंट फोटोन आ रहा है जिसकी एनर्जी h/ν है और फोटोन जो स्कैटर्ड हो रहा है उसकी एनर्जी h/ν डैश हो गई, दोनों के बीच में कोलिजन हो रही है। तो निश्चित रूप से जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी वो इंसिडेंट फोटोन से मिलेगी। कितनी मिलेगी उसके लिए हम h/ν माइनस h/ν डैश करते हैं। मतलब इंसिडेंट फोटोन और स्कैटर्ड फोटोन का जो डिफरेंस होगा वह डिफरेंस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी रिकॉइल के लिए मिलेगा। इसलिए h/ν माइनस h/ν डैश न्यू डैश की वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और जब हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये रिजल्ट हमें इस प्रकार से प्राप्त होता है h/ν अल्फ़ा 1 - cos θ अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा 1 - cos θ। एक बार परीक्षा में इस प्रकार से भी पूछा गया एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन तथा आपाती फोटोन की ऊर्जा का अनुपात निकालें। इसका मतलब हमें इस समीकरण में h/ν से भाग देना है और फिर जो समीकरण हमें प्राप्त होगी वह समीकरण हो गई अल्फ़ा 1 - cos θ अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा 1 - cos θ। एक पार्ट जो इस आर्टिकल में है वह है डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन निकालें।
जब कभी हम फिजिक्स में, मैथ्स में डायरेक्शन निकालने की बात करते हैं तो हमारा जो ध्यान रहता है वो टेंजेंट पर रहता है, और इस प्रकार से हम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन के जो डायग्राम्स हैं उन पर विचार करते हैं, और विचार करके ध्यान में, मस्तिष्क में रखते हुए उन संवेग के एक्स और वाई घटक को प्राप्त कर लेते हैं। समीकरण में पहला जो लिखा गया है वह एक्स घटक है, p प्लस 0 इज इक्वल्स टू पी डैश कॉस थीटा प्लस पी ई कॉस फाई, वेयर एज द बाई कंपोनेंट इज 0 इज इक्वल्स टू पी साइन फाई माइनस पी डैश साइन थीटा। हमने दोनों समीकरण को अरेंज किया, दोनों समीकरण को अरेंज करके डिवाइड कर दिया, और डिवाइड करके हमें टेंजेंट फाई मिल गया है जिसका मान है पी डैश साइन थीटा अपॉन पी माइनस पी डैश कॉस थीटा। पी एच न्यू बाई सी होगा, पी डैश एच न्यू डैश बाई सी होगा। दोनों मान को सब्स्टिट्यूट करें, न्यू और न्यू डैश के रिलेशन का उपयोग करें, तो उस सारे सब्स्टिट्यूशन से जो रिजल्ट आएगा वह होगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2 अल्फ़ा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा। इसमें हमने न्यू डैश इज इक्वल्स टू न्यू अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा 1 माइनस कॉस थीटा रिजल्ट का भी प्रयोग कर लिया है। अब हम साइन थीटा को 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, तो ये यूज किया गया, और इसमें डिनोमिनेटर में 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को कॉमन ले लें तो एक्सप्रेशन किस प्रकार की रह जाएगी, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हैज़ बीन टेकन आउट, सो विद इन ब्रैकेट रिमेनिंग टर्म इज़ 1 प्लस अल्फ़ा। सो tan of phi डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन्स बिकम cot थीटा बाई 2 1 प्लस अल्फ़ा। एक बार परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा गया है। एक बार परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया जिसको हम टेल क्वेश्चन कह सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट में क्या क्या अंतर महसूस होते हैं। तो आप चूँकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ चुके हैं, कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ चुके हैं, दोनों की विवेचना कर सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन की जो एनर्जी है वह कम होती है, जबकि कॉम्पटन इफेक्ट में फोटोन की जो एनर्जी है वह बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कॉम्पटन इफेक्ट में हम मोनोक्रोमेटिक हाई फ्रीक्वेंसी की एक्स रेज को लेते हैं। दूसरा, चूंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में फोटोन की एनर्जी कम होती है, इसलिए मेटल सरफेस के द्वारा फोटोन एब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि कॉम्पटन इफेक्ट में फोटोन स्कैटर्ड होता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए आपको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यूज़ नहीं करनी पड़ती, जबकि कॉम्पटन इफेक्ट में हमें रिलेटिविटी प्रिंसिपल भी अप्लाई करने होते हैं। एक बार परीक्षा में और एक प्रश्न पूछा गया कि कॉम्पटन प्रभाव के लिए आप एक्सरेज यूज कर रहे हैं, पर समझाइए कि क्या हम कॉम्पटन प्रभाव को विजिबल लाइट से कर सकते हैं क्या, जिस प्रकार से हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए करते हैं। इस प्रकार का एक प्रश्न भी परीक्षा में पूछा गया है, और इसका आंसर है नो, कॉम्पटन इफेक्ट विजिबल लाइट से संभव नहीं होगा। कारण क्या है, कॉम्पटन इफेक्ट में अगर हम विजिबल लाइट से करते हैं तो ये इफ़ेक्ट ऑब्जर्व ही नहीं होगा, क्योंकि उस केस में फिर एच न्यू इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है उसका मान इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी से बहुत कम हो जाता है। साथ ही डी लैम्डा बाई डी का मान अप्रोचेज 0 करने लगता है। इस कारण से ये कभी भी विजिबल लाइट से नहीं हो पाएगा। गणितीय रूप से भी हम सिद्ध कर सकते हैं, यदि हम एक्स रेज यूज कर रहे हैं, मान लीजिए 1 एंगस्ट्रॉम की यूज कर रहे हैं, तो उस केस में कॉम्पटन शिफ्ट का जो मान है 0.048 एंगस्ट्रॉम है, तो गणितीय रूप से कितना परसेंटेज चेंज हुआ देखिएगा, ये लगभग 4.8 आ जाता है, जिसको मैं 5% के परिवर्तन के तौर पे मान सकता हूँ। यदि मैं विजिबल लाइट यूज करूँ तो हम जानते हैं विजिबल लाइट का जो जोन है वो 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम होता है। मान लीजिएगा गणितीय सुविधा के लिए मैंने 5000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ को चुना, तो कितना परसेंटेज चेंज हुआ ज़रा देखिएगा। तो हम देख रहे हैं इसमें जो परिवर्तन आ रहा है वो 0.001% चेंज आ रहा है, और ध्यान रहे ये जो चेंज है ये अधिकतम है, और ये अधिकतम जो भी तरंग दैर्घ्य में परिवर्तन है यह परिवर्तन 0 डिग्री से 180 डिग्री तक हो रहा है, अतः बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि जो कॉम्पटन प्रभाव है
यह है कॉम्पटन प्रभाव। दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट से संभव नहीं है। कॉम्पटन प्रभाव को ऑब्जर्व करने के लिए हमको मोनोक्रोमेटिक हाई फ्रीक्वेंसी की एक्स-रेज की आवश्यकता है। इस प्रकार के जो 5-6 प्रश्न पूछे गए हैं मैंने अपने इस व्याख्यान में समाहित किए हैं, और कल हम ये प्रयास करेंगे इस विषय पर जो अंकित प्रश्न भी पूछे गए हैं उनका भी हम समावेश करके कॉम्पटन प्रभाव को समाप्त करें। धन्यवाद।